हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। साथ ही बात करें इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बीच में हो चैप्टर के, चाहे वो अंत में हो, उन सभी के आंसर मैं आसान भाषा में आप लोगों को करवाने वाला हूं। इसके अलावा बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चंस, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर भी मैं आपको आसान भाषा में करवाने वाला हूं। साथ ही बात करें इस चैप्टर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, यानी कहने का मतलब है इस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बनते हैं उनके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है ताकि आपसे कोई पैराग्राफ मिस ना हो जाए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन है वो मिस ना हो जाए। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करें, अपना चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देते हैं। जो बीसीआर ने अपना सिलेबस जारी किया है वो सिलेबस अपन समझ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस अगर अपन समझ लेंगे तो इससे क्या है कि आपको साल भर पढ़ना है, और साल भर पढ़ना है इसका मतलब है सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ये दिमाग में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने जो सिलेबस जारी किया है अपने बोर्ड ने 2025-26 के लिए, जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। पहले अपन इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये समझाने के बाद में छोटी सी बात है, ये आप लोगों को मैं समझा दूंगा यहाँ पे, क्यों दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं जो अपने बोर्ड है उसने जो सिलेबस जारी किया है उसमें देखो, आपको ये तो पता है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। 80 मार्क्स का होने वाला है अपना जो वार्षिक जो एग्जाम होती है उसका पेपर। 20 मार्क्स है वो आपके सेशनल मार्क्स होते हैं जो आप स्कूल से भेजे जाते हैं ना, इसके बाद तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब बात करते हैं जो 80 मार्क्स है इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। देखो जो बदलाव हुआ वो भी मैं समझाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने साथ में 2025 का सिलेबस भी लगाया है ना, ध्यान में रखना। देखो रीडिंग बात करें, रीडिंग जो पार्ट आएगा वो आपके पास आएगा 15 नंबर का, तो इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, ये सेम है। इसके बाद में बात करें राइटिंग पार्ट के बारे में, तो राइटिंग पार्ट है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन, कहाँ पे बदलाव हुआ है, तो ये 14 नंबर का हो गया। इसके बाद में बात करें ग्रामर, तो इसमें भी बदलाव हुआ है, डिटेल अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कहाँ पे बदलाव हुआ है, तो ये आपके पास 10 नंबर का होने वाला है। टेक्स्ट बुक की बात करें तो इसमें भी बदलाव हुआ है, ये आपके पास है जो फ्लेमिंगो बुक है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो सिलेबस है इसको ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य होता है आप लोगों के लिए। सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है जिसको अपन विस्टस कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास 16 नंबर की आने वाली है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इसमें भी बदलाव हुए हैं, तो ये जो बदलाव हुआ है वो कहाँ पे हुआ है उसके बारे में देखो बात करते हैं। ये जो बदलाव हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, देखो आपके पास जो पहले रीडिंग पार्ट था, है ना, ये देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो रीडिंग पार्ट है ये पहले 15 का था, तो यहाँ पे भी 15 का है, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग पार्ट पहले 15 का था, अब 14 का हो गया है। डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। इसके बाद में ग्रामर पार्ट है वो 10 नंबर, पहले 8 की थी अब 10 की हो गई है ना। इसके बाद में फ्लेमिंगो पहले 28 की थी अब की बार 25 की कर दी है। इसके बाद में सप्लीमेंट्री जो बुक है विस्टस वो 14 नंबर की थी अब की बार 16 नंबर की कर दी है। तो ये छोटा सा बदलाव है, ये कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, ये तो माइनर सा बदलाव है, इसको छोड़ो भैया आप लोग, है ना। तो ये ध्यान में रखना, इसको तो रख देते हैं अपन, और बाकी आपको इसके अनुसार पढ़ना है। अब डिटेल बताता हूं कि कौन सा कहां पे बदलाव हुआ है, इसके बारे में देखो डिटेल के बारे में बात करते हैं ना। डिटेल के बारे में बात करें अपन, छोटी सी बात बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कहां पे क्या बदलाव हुआ है और आपको कैसे पढ़ना है ना। मैंने वैसे तो सारा बता रखा है, समझा रखा है, चिंता मत करो। अब देखो बात करते हैं जो पहला पार्ट है उसके बारे में, सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन ए है उसका जो पहला भाग है वो है रीडिंग, जो रीडिंग से संबंधित था ना वो 15 नंबर का आएगा, ये बता दिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये 15 नंबर का आएगा। इसके बारे में देखो बात करते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो छोटी सी बात बता देता हूं कि इसमें आपके पास 2 पैराग्राफ आने वाले हैं, 2 अनसीन्ड पेजेस आने वाले हैं। जो शब्दों की लिमिट है वो आप लोगों के सामने है। अब इसमें किस तरीके से हो सकता है, जो पैराग्राफ आएंगे दो पैराग्राफ आएंगे भाई, ये ध्यान में रखना है, ऐसे सोचा विचारी नहीं करनी है, इनके अथवा में नहीं आएगा, ध्यान में रखना।
ये वो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, इसके अलावा डिस्कर्सिव पैसेज हो सकता है, इसके अलावा लिटरेरी पैसेज हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको तो दिमाग में रखनी है कि 2 पैराग्राफ आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं वो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो भी यहाँ पे। तो जो पहला पैराग्राफ आएगा उसमें आपके पास 100 टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई, एक लाइन के आंसर जो होते हैं वो पूछे जाने हैं, याद रह जाएगा। अब वो किस तरीके से आने वाले हैं इसके बारे में देखो, इसको भी दो डिवाइड में किया गया भाई, 2 भाग में बांटा गया है। पहला है आपके पास क्वेश्चंस देने हैं, दूसरा जो भाग है वो वोकैब से संबंधित होने वाला है। तो वोकैब आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चैप्टर में जो अपन शुरू करेंगे ना, इसमें से सारा कुछ समझाने वाला हूं, चिंता मत करो। अब बात करते हैं जो 6 क्वेश्चन, इसमें अपने पास 6 क्वेश्चंस आएंगे, जो 9 नंबर का पैराग्राफ आएगा, यानी इसमें आपके पास क्या है देखो 6 नंबर के तो क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर का वोकैब पार्ट आएगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आप लोगों के पास 9 अंक, 9 अंक हो जाते हैं। पहला पैराग्राफ जो आएगा वो 9 नंबर का आने वाला है, तो ध्यान में रह जाएगा। अब बात करते हैं जो दूसरा पैराग्राफ आएगा वो भी आपके पास आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एबीसीडी वाले होंगे। इसमें से 4 तो होंगे आपके पास क्वेश्चन से संबंधित, यानी अपने पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर देने हैं, तो वो तो हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन इसमें भी वो के पार्ट का होने वाला है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो टोटल अंक है वो कितने का हो गया है, वो टोटल अंक आपके पास हो गया 6 नंबर का, तो ये ध्यान में रह जाएगा। तो टोटल हो गए रीडिंग पार्ट आपके 15 नंबर के। अब 5 क्वेश्चन है वो वोकैब से संबंधित हो जाते हैं। अभी वोकैब पार्ट है वो मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने चैप्टर में इसको अलग से रखा है, यानी प्रत्येक पैराग्राफ में जितने भी वोकैब पार्ट बनते हैं वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी के बारे में देखो छोटी सी बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है? सेक्शन बी में अपन बात करें तो राइटिंग पार्ट आता है। सेक्शन बी राइटिंग पार्ट, इसके बारे में देखो बात करते हैं। राइटिंग पार्ट में आपके पास क्या आएगा? 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस। छोटी कंपोजिशंस का मतलब होता है कि आपके पास चाहे वो नोटिस हो सकता है, देखो मैं बता देता हूं आपको, वो 80 मार्क्स में लिखना है, ज्यादा नहीं करना है, 80 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, क्या क्या हो सकता है। देखो इसमें एडवर्टाइजमेंट और नोटिस ये हो सकता है, 2 टॉपिक। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, यानी किसी टॉपिक के पक्ष में और विपक्ष में। अभी आप 11वीं में थे तो अभी 12वीं में आए हो तो आपको ये पता नहीं कि फॉर और अगेंस्ट क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं। ये मान के चलो हैवी बैग्स होते हैं अपने स्कूल में, बहुत बड़े बड़े बैग होते हैं, बच्चों पे लाद दिए जाते हैं, उसके विपक्ष में बोलना है या उसके पक्ष में बोलना है, वो होता है फॉर और अगेंस्ट। फॉर का मतलब पक्ष में, अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में। इसके बारे में बात करें तो आपके पास आता है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। इन चारों में से 2 अथवा में आएंगे, और ये जो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस है इनमें से एक मिलने वाला है इन दोनों के साथ, ये 100% है। यानी एडवर्टाइजमेंट या फॉर और अगेंस्ट अथवा में हो सकता है, या इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट के अथवा में आ सकता है, या नोटिस के साथ ये दोनों अथवा में आ सकते हैं, ऐसा 100% है। तो ये तो आ गया समझ में, और ये मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है आप लोगों को। अगर आप पहले रिवीजन करना चाहते हो तो पहले मेरी अपने वीडियो लिस्ट में जाओ 12th क्लास की में, वहां पे जाके रिवीजन कर लो एक बार, बाद में दोबारा करवाने वाला हूं, चिंता मत करो, इंपॉर्टेंट के साथ। बात करें नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लिखनी है आपको, कितने शब्दों में लिखनी है? ये आपको 100 वर्ड्स में लिखनी है। जब आप इसको लिखोगे 100 वर्ड्स में तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये 100 वर्ड्स में हो जाएगी, तो ये आपके पास कितने मार्क्स की हो जाएगी? ये आपके पास 5 मार्क्स का हो जाता है। कितने का? 5 मार्क्स, यानी 5 का ये हो गया। इसके अलावा बात करें तो 4 5 9 हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या आने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर अपन इसके बारे में बात करें तो क्या है इसमें एक लेटर आने वाला है भाई। ये लेटर क्या है? देखो लेटर से संबंधित आपके पास बहुत विकल्प होते हैं। लेटर में क्या है? बहुत सारे विकल्प होते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये नहीं बताता, लेकिन मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि कौन सा लेटर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें कि लेटर के बारे में कि आएगा कौन सा, है ना। तो देखो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हो सकता है। इसमें क्या मेकिंग इंक्वायरीज हो सकता है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट हो सकता है, आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाईज हो सकता है। ये लेटर से संबंधित बिजनेस में। सेकंड आएगा लेटर टू द एडिटर। एडिटर को लेटर है 100% संभावना होती है मिलने की। इसमें आपके पास सोशल इश्यू हो सकता है, नेशनल इश्यू हो सकता है, इंटरनेशनल इश्यू हो सकता है। ये हो जाएगा, मैंने करवा रखे हैं भाई, बहुत सारे करवा रखे हैं।
नेक्स्ट बात करें तो एप्लीकेशन फॉर जॉब हो सकता है, जिसमें सीवी करिकुलम राइटर होना जरूरी है, रिज्यूमे लिखना जरूरी है, तो ये हो जाएगा। तो ये लेटर है भाई अपने पास, वो आता है आप लोगों के पास 5 मार्क्स, 5 नंबर का आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल हो गई ग्रामर पार्ट है या राइटिंग पार्ट है वो 14 नंबर का हो गया। आ गया होगा समझ में? हाँ सर आ गया ये तो, क्योंकि पूरी साल भर पढ़ना ना हमें तो। इसके बाद में बात करते हैं ग्रामर पार्ट। जो ग्रामर पार्ट है इसमें आपके बदलाव हुआ है, जो बदलाव हुआ है वो मैं समझाते चल रहा हूं भाई। यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक नया जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है कंडीशनल सेंटेंस। याद रखना मेरी बात को, कंडीशनल सेंटेंस है वो नया जोड़ा गया है की बार। तो कंडीशनल सेंटेंस अभी तो क्या है कि आप 11वीं क्लास में अगर टेंस पढ़े थे तो वहां पे अगर सर ने आप लोगों को समझाया तो कंडीशनल अवश्य समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मेरी टेंस की क्लास में देख लेना, मैंने कंडीशनल बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। ये आपके पास 2 नंबर का आएगा, ये जो नया टॉपिक जुड़ा वो 2 नंबर का है। इसके बाद में बात करें सिंथेसिस, तो सिंथेसिस भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पहले भी 2 नंबर का था, अब भी 2 नंबर का है। इसके बाद में फ्रेजल वर्ब है, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, ये लास्ट ईयर हो गया था, पिछली बार सिलेबस में जारी नहीं किया था, अब की बार ये 3 नंबर की आने वाली है। इसके बाद कंजक्शन है, ये भी 3 नंबर के आने वाले हैं, तो ये मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं। और ये जो फ्रेजल वर्ब है, 7 जो फ्रेजल वर्ब है आप लोगों के पास, ये मैंने पहले भी करवा रखी है, अब की बार और शानदार तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बेस्ट एग्जांपल्स के साथ। पहले वाले आप एक बार रिवीजन कर लेना, इससे बाद में अपन आगे अपलोड कर देंगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके पार्ट सी। पार्ट सी के बारे में बात करें तो क्या आने वाला है, ये देखो पार्ट सी है टेक्स्ट बुक से संबंधित। अब इसमें बात करें अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में, तो देखो आपके पास फ्लेमिंगो से बात कर लेते हैं पहले। किससे? फ्लेमिंगो से। प्रोज पार्ट यानी पोएट्री भी है ना, प्रोज की बात कर लेते हैं इसके बारे में। वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्रोज लेसन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, यानी कहने का मतलब है एक पैराग्राफ आने वाला है जिसमें क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं और 3 आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल हो जाएगा आपके पास 6 नंबर का, 6 नंबर। तो ये ध्यान में रखना भाई, एक पैराग्राफ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने चैप्टर के बीच में जितने भी पैराग्राफ करवाए हैं उनको आप समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है 1 out of 2 long answers type questions based on the lessons to be answered in 60 words। 60 words में आपको आंसर देना है और वो आएगा आपके पास 3 नंबर का। इसके बाद बात करें 2 short type questions भी आने वाले हैं भाई, और दोनों आपके पास 2-2 नंबर के होने वाले हैं, तो टोटल हो गए आप लोगों के पास 13 नंबर। आपकी जो प्रोज पार्ट है फ्लेमिंगो का वो आ जाता है 13 नंबर का। किस तरीके से? 6 नंबर का पैराग्राफ है, बच्चे 7 नंबर ये रहे। इसके बाद में बात करें फ्लेमिंगो की पोएट्री की, जो पोएट्री है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 1 out of 2 एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। आपको ना ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है यानी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने करवा रखी है, प्रत्येक पोएम के प्रत्येक स्टैंजा की करवा रखी है, वो अलग है। अब की बार अपन थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, आपको उनका रिवीजन करना है। इसके बाद में बात करें तो इसमें से और क्या आने वाला है, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई, बात वही है। 5 नंबर की आपके पास व्याख्या आने वाली है, 3 नंबर की आपके पास एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वो आने वाला है, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाला है। तो ये भाई आ जाता है आपके पास 7 और 5 12 नंबर की। तो पोएट्री आपके पास 12 नंबर की मायने रखती है, जिसमें से ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है बहुत ही आसान है भाई। आप इसको मेरी क्लास ध्यान से सुन लोगे तो 100% समझ में आने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक दूसरी है विस्टस, इसके बारे में। इसमें से देखो एक थोड़ी खास बात जो है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। इसमें से क्या है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा भाई, तो उनमें से एक करना है, 2 आएंगे, एक करना है, 3 नंबर का होगा। दूसरा मैं बता देता हूं 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं 9 नंबर के, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं आप लोगों के लिए। 9 नंबर ये जो आएंगे ये आपके पास पिछली बार नहीं थे 9 नंबर के, पिछली बार 6 नंबर के थे, अब क्या 9 नंबर के हैं, तो ये बदलाव हुआ है। तो ये जो बदलाव हुआ है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए थे, सभी के लिए सभी लेसन से इंपॉर्टेंट बनाए थे, कोई 1 या 2 क्वेश्चन है वो नहीं आए थे, बाकी सारे इसमें से पूछे थे जो मैंने पढ़ाए थे। तो ये आपका सिलेबस है 2025 से 26 के लिए। इसके आधार पे अपन सारा जो है अपनी बुक है, अपनी ग्रामर है, वो सारा करने वाले हैं, चिंता मत करो। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। ठीक है गुरुजी, पहले चैप्टर और लास्ट लेसन है ना, हाँ आपके दिमाग में आती है, कोई बात नहीं है,
दिमाग में आ जानी चाहिए, कोई खास बात नहीं है भाई। पहला चैप्टर क्या दिया हुआ है, द लास्ट लेसन, इसके बारे में अपन बात करेंगे ध्यान से। ये चैप्टर जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, इससे पहले इसके जो लेखक है उनके बारे में बात कर लेते हैं भाई। अपने जो लेखक हैं कौन से हैं इनके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद में अपने लेसन की तरफ चल लेते हैं, है ना, ध्यान में रखना। चलो पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अबाउट द ऑथर, अल्फोंस डोडेट 1840-1897, यानी ये उनका जीवन काल है भाई। तो आगे बात करते हैं कौन थे, वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट। अब ये नोवेलिस्ट कौन है भाई, है ना, नोवेलिस्ट के बारे में छोटी सी बात बताएं तो ये आपके पास होते हैं उपन्यासकार, उपन्यासकार हो जाते हैं ये। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और अपने पास लघु कथा लेखक भी थे। नोवेलिस्ट तो थे ही थे, उपन्यासकार तो थे, कहानियां भी लिखते थे भाई। इसके बाद द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रेशियन वॉर, यानी ये जो याद है ना, ये युद्ध, इसको नाम याद रखना भाई, मैं आपको बताने वाला हूं क्यों, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंको प्रेशियन वॉर जो कि 1872-1871 के बीच में हुआ था, ये याद रखना, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। अब कहने का मतलब है कि आपके पास इस युद्ध में फ्रांस है उसको प्रशिया के द्वारा हरा दिया जाता है, और वो आपके पास बिस्मार्क तक है उसके क्षेत्र पे चला जाता है। नेक्स्ट बात करें, प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। उस समय जो प्रशिया था वो क्या था, अब आजकल जैसे अपन जर्मनी के नाम से जानते हैं, जर्मनी के जो क्षेत्र में था उस समय अपने पास पोलैंड है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये अपने पास क्षेत्र था प्रशिया का उस समय, है ना, ध्यान में रखना। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, दो जिले हैं, ये जिले भाई ध्यान में रखना, इन जिलों के नाम आ सकते हैं 100%, तो ये अल्सास और लोरेन है, ये जिले नाम याद रखना। हाउ पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, वो आपके पास है किसके हाथों में चला गया, वो प्रशिया के हाथों में चला गया, यानी अब से जो अल्सास और लोरेन है उन पे किसका अधिकार होगा, प्रशिया का अधिकार होगा। इसके बारे में बात करें, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ ऑफ एट स्कूल। अब आपको चैप्टर पढ़ना है, हम चैप्टर तो पढ़ने वाले हैं, जिससे देखो कि इसका प्रभाव क्या पड़ा भाई, स्कूलों पे क्या प्रभाव पड़ा, ये अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। चैप्टर के बारे में अपन चैप्टर शुरू करें इससे पहले छोटी सी चर्चा कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या है। देखो अपने पास जो फ्रेंको प्रेशियन वॉर हुआ था, अपने पास अभी बात करके आए अपने, मैंने बताया था ना, इसको याद रखना, 1872-1871। इस युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो जर्मनी था यानी जो प्रशिया था वो अपने फ्रांस को हरा देता है, और उसके जो जगह थी यानी जो दो जिले थे, कौन से, अल्सास और लोरेन पे अधिकार कर लेता है। अब जर्मनी जो उस समय था, उस समय प्रशिया था, वो आदेश जारी करता है कि यहाँ की स्कूलों में अब से केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अपनी जो फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इससे जो वहाँ की स्कूल होती हैं उनमें एक टीचर होता है, वो ये बात बड़ी दुखद लगती है उनको, और वो उनके जो जीवन पे ना, उनके अपने मन पे बहुत ही गहरा आघात पहुंचता है। एक बच्चा होता है, उस बच्चे के साथ उसकी बातचीत चल रही होती है, गांव वाले जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं, चिंता मत करो, सारी बात समझाने वाला हूँ, हर एक वो बात जो आपके लिए मायने रखती है। अब देखो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें से देखो मैंने ऐसे क्वेश्चंस बना रखे हैं भाई, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ध्यान में रखना। ये वोके पार्ट रहा, मैंने बताया ना, मैंने सारी बातें बताता हूं भाई, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं उस चैप्टर के बारे में, चैप्टर पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब ये जो आई शब्द वो किसके लिए, वो आगे आने वाला है। मैंने उस सुबह अपने स्कूल के लिए देर से प्रारंभ किया, यानी मैं उस दिन स्कूल है वो देर से जाना शुरू किया, मैं जा रहा था तो देर से गया भाई। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत ही ज्यादा, ड्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना, डर में जिसको अपन कहते हैं, ये ध्यान में रखना, डर ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्डिंग का मतलब डांटना। ये शब्द है ना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूं, नहीं, मैं प्रश्न भी पूछने वाला हूं। डांटना स्पेशली यानी विशेषतया, स्पेशली विशेषतया,
because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. अब बात करते हैं, उस दिन मैं स्कूल है वो देर से पहुंचा भाई, है ना, देर से जा रहा था और मैं बहुत ही डांटने के डर में था कि मुझे ना डांट पड़ने वाली है, इस बात का मुझे डर था। स्पेशली विशेषतया क्या, बिकॉज क्योंकि एम हेमल टीचर का नाम है, याद रखना भाई, यहाँ पे एम हेमल जो हमारे टीचर हैं उन्होंने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स पे, ये शब्द याद रखना भाई, पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन से वो पुट अप करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। और मैं कौन था, मैं तो ऐसी कंडीशन में था, आई डिड नॉट नो, मैं तो जानता ही नहीं था क्या, फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उनके बारे में तो एक शब्द तक नहीं जानता था, पहला शब्द भी नहीं जानता था। देम का मतलब यहाँ पे पार्टिसिपल से लिया गया है, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, पहला विचार मेरे मन में ये आया कि मैं यहाँ से भाग चल जाऊंगा, यानी स्कूल को बंक मार देता हूँ। आपके भी तो दिमाग में आता है ना, कभी कभी मैं गुरुजन जो होते हैं वो काम दे देते हैं, मैं भी अपने बच्चों को दे देता हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं, मैंने कहा अगर कल नहीं आए याद करके तो देख लेना, हाँ, तो इतना कहते ही बच्चे को डर लगने लगता है, फिर बच्चा क्या करता है, अरे यार अब तो नहीं जाना, बंक मार लेते हैं, लेकिन बंक भी नहीं मार सकता क्योंकि घर वालों का प्रेशर रहता है। तो बाद में देखो, पहला मन मेरे विचार में आया कि फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग, और बिताता हूँ द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं जो दिन है वो घर से बाहर बिता देता हूँ, दरवाजे के बाहर मतलब स्कूल के बाहर है, घर के बाहर नहीं, मैं स्कूल से बाहर है वो अपने दिन वो बिता देता हूँ। इट वॉज सो, बड़ा ही गर्म दिन था भाई, है ना, सो ब्राइट, बड़ा ही चमकीला दिन था, मतलब अपने पास सूरज चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, ये वुड्स नाम याद रखना, पक्षी हैं वो आपके पास जंगल के किनारे पे चहचहा रहे थे। चिरपिंग का मतलब चहचहाना, है ना, चिरपिंग का मतलब चहचहाना, और यहाँ पे ये जो वुड्स है वो आपके पास जंगल से लिया गया है, ध्यान में रखना, यहाँ पे जो वुड है वो क्या है, वो आपके पास जंगल है, क्या है, जंगल। गुरुजी वुड को मतलब तो लकड़ी हुआ है, हाँ वो तो है ही, मनी बेरो है, वुड को मतलब लकड़ी हुआ है, लेकिन जो वुड होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल है, इसका मतलब जब इसको वुड में अपन एस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब फॉरेस्ट हो जाता है। गुरुजी खटाऊ लेके आया हो शब्द, हाँ समझाना पड़े ना, तो ये ध्यान में रखना मेरी बात को। अब आगे चलते हैं, देखो इसके बाद, एंड इन द ओपन फील्ड बैक द सामिल द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब बात करते हैं कि विचार क्या कर रहा था मेरा कर रहा था कि मैं कहां जाता, जंगल में जाता जहां पे पक्षी चहचहा रहे थे, और ओपन फील्ड जो अपने पास खुला मैदान था वहां पर अपने पास सामिल का मतलब होता है आरा मशीन। क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आरा मशीन होती है, आरा मशीन जानो ये होती है, कौन सी ओवर है ना, आरा मशीन। वहां पर प्रशियन सोल्जर है वो क्या कर रहे थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग का मतलब होता है अपने जो परेड वगैरह जो होती है वो कर रहे थे वहां पे, तो ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इट वाज ऑल मोर मच टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ये मुझे बहुत ही ज्यादा ललचाने वाला लगा। टेम्पटिंग का मतलब होता है तत्पर हो जाना, ललचाना जिसको अपन कहते हैं, आकर्षित करना, ये मुझे आकर्षित कर रहे थे, किसके बजाय, पार्टिसिपल्स के नियमों के बजाय, इसका मतलब मैं उनके प्रति क्या हो रहा था, आकर्षक हो रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी, मैंने स्ट्रेंथ शक्ति ली, मैं इन सभी का विरोध कर देता भाई, मैंने विरोध किया, किनका, कि मैं अपने मन की जो इच्छा थी उनको मैंने मार दिया। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना वैसे, तो इस यहाँ पे मैं इन सभी को त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। एंड हरी ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूं स्कूल की तरफ, ये हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अब जो शहर का टाउन हॉल होता है, जो कस्बा है उसका जो टाउन हॉल होता है, वहां पे देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब उस टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, उस बुलेटिन बोर्ड यानी न्यूज की सूचना, अपने पास सूचनाएं चिपकाई जाती हैं, वहां पर भीड़ हो रखी थी, क्राउड का मतलब होता है भीड़ होना, वहां पे ना भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और यहां से उस बुलेटिन बोर्ड से हमारे पीछे 2 सालों में जितने भी बुरे खबरें आए हैं वो यहीं से आई है।
इसका मतलब इस बुलेटिन बोर्ड पे जितनी भी न्यूज आई थी पिछले 2 सालों में वो सारी बुरी थी अपने पास। क्यों? युद्ध चल रहा था ना इसमें। द लॉस्ट बैटल सबसे पहली बुरी खबर थी, खोया हुआ युद्ध था। इसके बाद है द ड्राफ्ट, इसके बाद है द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश भी वहीं से आते हैं। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में ही सोचा भाई, बिना विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, क्योंकि भीड़ भड़ाके में अपने कभी कभी तो क्या होता है अपन रुक के देखते हैं भाई, लेकिन वो रुका नहीं, वहां पे नहीं रुका ना। अपन तो रुक के देखते हैं, मजे से देखते हैं। पहले अपने तो यहाँ ऐसा हालत है, जेसीबी अगर अपने पास खड्डा खोद रही है तो 50 लोग वहां पे खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं, है ना। वो कंडीशन है अपनी, तो वो नहीं देखना। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हुई होगी, है ना, ये बात सोच रहा हूं। अब इतना जो पैराग्राफ है इसमें से क्वेश्चन देखो भाई। पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना, हु स्टार्टेड फॉर स्कूल दैट डे। अब आप क्या करते हो कि स्कूल से उस दिन कौन से प्रारंभ हुआ भाई, कौन गया स्कूल के लिए, तो आप तो बस याद करोगे आई, जबकि आई किसके लिए है वो लिखना है। तो यहां पे इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स है द बॉय, जो अपने पास लड़का है, ए बॉय, मैं यहां पे लिख देता हूं ए बॉय, ये आंसर होता है। अगर आपके पास हु से प्रश्न पूछ रखा है तो आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना होता है। आप अपनी ही रामायण में लिखे रहते हो भाई, पता नहीं कहां कहां से लाते हो, क्या क्या लिखते हो पता ही नहीं है। गुरुजी भी सोचता रह जाओ, है ना, तो वो नहीं करना है, मैंने बता दिया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच टॉपिक डिड एम हेमलवुड आस्क क्वेश्चन, है ना। ये क्या अपने पास थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे आपके पास यहाँ डिड पे है ना, वुड की बजाय यहाँ डिड की बजाय वुड आएगा, कोई बात नहीं है, कहने का मतलब ऐसी निशी बात है। ऑन विच टॉपिक डिड एम हेमल आस्क क्वेश्चंस, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये जो वुड है वो यहाँ पे कर देना भाई आप लोग, है ना, ध्यान में रखना, कोई खास बात नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी वजह। तो किस टॉपिक पर एम हिमल है वो क्वेश्चन पूछने वाले थे, अभी बता के आया हूं मैं टॉपिक का नाम। तो आपको केवल वो टॉपिक का नाम ही लिखना होता है। क्या सर? तो वो आ जाता है पार्टिसिपल्स। क्या हो जाता है? पार्टिसिपल्स। ये रहा आपके पास, है ना, तो ये हो जाएगा। केवल इतना सा लिखना होता है और आपके आंसर वो सही माने जाते हैं। इसके बाद बात करें, व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए फ्रेंड्स ने क्या सोचा भाई, ये देखो फ्रेंड्स नाम आ गया यहाँ। इस टॉपिक इस पैराग्राफ में नाम नहीं आगे आने वाला है, नाम चिंता मत करो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे रहा। तो एक पल के लिए फ्रेंड्स ने क्या सोचा, क्या सोचा? फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। बस इतना सा करना है। आगे आप ये स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट यहां से कर देना, छोटी सी बात लिख देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये भी मैंने समझाया है। तो वहां पे देखो, मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स क्या थे? ये वो थे आपके पास द चिरपिंग एट द एज ऑफ, यहाँ पे द बर्ड्स वर चिरपिंग, तो ये अपने पास उसके लिए टेम्पटिंग था। सोल्जर्स है वो प्रेसिंग अपने पास ड्रिलिंग कर रहे थे, ये टेम्पटिंग था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। अब आप पता नहीं कहां से तो लिखनी है आप लोगों को, ये करना है, मैं यहाँ पे करवा नहीं सकता इतना बड़ा, तो ये तो देखो इसमें से करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वेयर वाज द क्राउड। भीड़ कहां पे थी? भीड़ कहां पे थी? तो टाउन हॉल के पास। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पे करेंगे देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। या तो आप इतना सही करो, है ना, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, या तो आप इतना सही करो। अब आप यहां से शुरू होगे, है ना, और यहां तक लिखोगे तो टीचर का वैसे दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता है आप लोगों को, ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आ गया। इसके बाद में देखो सिनोनिम लिखने हैं आप लोगों को। क्या लिखने हैं? सिनोनिम्स लिखने हैं। किसका? एक तो फियरफुल का लिखना है। फियरफुल यानी डरना, मैंने पहली लाइन में बताया था। इसके बाद दूसरा मैंने बताया फॉरेस्ट, जंगल। तो दोनों की चीजें यहाँ पे वुड्स और ड्रेड ऑफ, डरना। ये देखो यहाँ पे फियरफुल का मतलब भी डरना होता है, डरा हुआ होता है। ड्रेड ऑफ का मतलब भी डरना होता है। स्कॉल्डिंग का मतलब डांटना होता है, दिमाग में रखना। तो ये आपके पास पहला पैराग्राफ और उसके क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है,
उसके बाद ये जो पैराग्राफ अपना यहाँ से मिस छोड़े थे ना, व्हाट द मैटर नाउ, इसके बाद देखो आइए, इसके बाद है देयर वाज देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर मैंने भाई अपने बुलेटिन बोर्ड के पास ये भीड़ देख के मैंने सोचा नहीं मैं रुकूंगा नहीं, वो चलता रहा और चलते चलते उसने क्या देखा, उसने ये सोचा मैं मुझे रुकना नहीं है, स्कूल पहुंचना है, तो क्या देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर मैंने उतनी जल्दी करी जितना मैं कर सकता था, कुड का प्रयोग पास्ट की। इसके बाद द ब्लैक स्मिथ, अब एक लोहार थे ब्लैक स्मिथ, याद रखना, वॉचर उसका नाम, ये नाम याद रखना, ये एक नाम है, मैंने अभी इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस नहीं बनाए क्योंकि जगह नहीं थी, तो आपको ध्यान में रखना लोहार का नाम क्या है, वॉचर है। हु वाज देयर, जो कि वहां पे था, जो वहां पे क्या था, वहां पे भी था, वो बुलेटिन बोर्ड के पास था, विथ हैड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, जिसको अपन कहते हैं सीखने वाला, क्या होता है, सीखने वाला या शिष्य हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अप्रेंटिस। इसके बाद में रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर हिम मी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी, कॉल्ड आफ्टर, आफ्टर का मतलब पीछे से है ना, ये इसका मतलब बाद में भी होता है, ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कोई मुझे पीछे से आवाज देता है, तो उसका मतलब कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज देना। यहाँ पे डोंट गो सो फास्ट, बैग का मतलब यहाँ से बच्चे से लिया गया है, बैग का मतलब बच्चे से। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, बहुत समय रहेगा तुम्हारे पास। ऐसा उसने क्यों कहा, क्यों कहा भाई, कुछ तो है गड़बड़, क्या है देखो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब सपोजिंग करो मैं ना स्कूल लेट जा रहा हूँ ना, थोड़ी सी लेट हो गई और मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, पीछे से कोई कहे अरे तू स्कूल में जल्दी पहुंच जाओगे रे, चिंता मत कर, तो फिर आप क्या सोचोगे, चाहे वो सीरियस ही हो, लेकिन आपके मन में आएगा कि वो तो मेरा मजाक बना रहा है, तो यही बात उसने सोची, आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा है। इसके बाद एंड रीच, और पहुंचा भाई, मैं वहां स्कूल पहुंच गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, स्कूल पहुंचने के बाद देखो क्या होता है। एम हेमल से लिटिल गार्डन, मैं पहुंचा भाई एम हेमल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, बहुत ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब सांस से फूलते हुए, बहुत तेज भाग रहा था ना, तो सांसें फुली हुई थी मेरी, ये कह रहा है यहाँ पे। यूजुअली, सामान्यतः, ध्यान में रखना, व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल प्रारंभ होती थी, शुरू होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहां पे बहुत ही शोर, बसल का मतलब यहाँ पे शोर शराबा है, ध्यान में रखना, बसल का मतलब शोर शराबा, जिसको अपन नॉइज कहते हैं, क्या होता है, नॉइज। तो ये सिनोनिम्स काम आ सकते हैं आप लोगों के, ध्यान में रखना। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, साइलेंट हो सकता है ना, ध्यान में रखना मेरी बात को, साइलेंट हो सकता है, ये हो जाएगा। इसके बाद विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, अब वो शोर शराबा इतना होता था स्कूल का कि उसको गली में बाहर सुन सकते थे। स्ट्रीट का मतलब गली, यानी अपने यहाँ पे घंटी बजे स्कूल के बच्चे आ जाए तो बच्चों की आवाज ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, तो वो तो बाहर दूर तक सुनाई देती थी गली में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, आवाज क्या होती थी, जो डेस्क होती है बच्चों के बैठने की, जिनमें अपन खोलने की बंद करने की है ना, उनकी आवाज होती थी। इसके अलावा लेसन्स रिपीटेड इन द यूनिजन, यूनिजन यानी मतलब होता है एक साथ रिवीजन करना, बोलते हुए। आप अब तो बड़े हो गए हो, आप तो नहीं करते हो, लेकिन जब छोटे बच्चे थे तो अपन जब पहाड़ी बोलते थे, टेबल्स बोलते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने जोर जोर से बोलते थे बच्चे, है ना, वो सारी बातें मैं अभी यहाँ पे तो नहीं समझा सकता कैसे बोलते थे, तो यहाँ ध्यान में रखना। वेरी लाउड, बहुत ही उच्च आवाज में, विथ ओवर हैंड्स ओवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, ये क्या है, हाँ, अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर टेपिंग ऑन द टेबल, यानी गली में क्या क्या सुन सकते थे, क्या क्या, तो देखो आवाज आती थी हमारी सारी एक साथ पढ़ने की, कानों पे तो हाथ रख लेते थे, ये कह रहा है, ईयर्स हैंड्स ओवर ईयर, यानी कानों पे हमारे हाथ होके जोर जोर से ऐसे पढ़ते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ गुरुजी याद आ रही है, हमारे बचपन की याद दिला रहे होते तो, हाँ। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर टेपिंग ऑन द टेबल, हाँ, और टीचर के हाथ में डंडा होता था, वो टेबल पे से मारते थे बच्चों को शांत करने के लिए, अरे चुप हो जाओ, वो तो वो आवाज गली में दूर तक सुनाई देती थी। ये क्वेश्चन याद रखना भाई, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज वो बड़ा शांत था, स्टिल का मतलब शांत, यहाँ पे स्टिल भी हो सकता है बसल के साथ। I had to counted on the commotion to get my desk
विदाउट बीइंग सीन, यानी कहने का मतलब है मैंने उस हंगामे के बीच में, यानी उस शोर शराबे के बीच में, कोमोशन का मतलब होता है हंगामा, जिसको अपन कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हंगामा होता है, इसका मतलब क्या होता है, हंगामा होता है। तो ये छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, कोमोशन का मतलब यानी इस सारे शोर शराबे के बीच में मैं बिना किसी के देखे हुए अपनी टेबल पे बैठना चाहता था, या बैठ गया, ये बात कह रहा है वो यहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, वो बच्चा जो है ना जिसका नाम अभी आया नहीं है इस चैप्टर में, वो नाम आने वाला है, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। उस दिन बिल्कुल निसंदेह हर चीज का मतलब हर चीज ऐसे शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है, रविवार की सुबह को होती है। इसका मतलब है कि बाकी दिन तो अपनी स्कूल लगती है, लेकिन अगर अपन बात करें अपने संडे के दिन की, तो स्कूल बिल्कुल शांत दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी आज दिखाई दे रही थी उसको, आज महसूस हुआ उसको। थ्रू द विंडो आई सा, विंडो के बाहर मैंने देखा, विंडो के बीच से, थ्रू का मतलब के गिरे हुए स्थान के बीच से देखना, तो मैंने विंडो से देखा, आई सा माय क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने सभी स्थान पे पहुंच चुके थे, अपनी कुर्सियों पे, अपनी टेबल पे जाके बैठ चुके थे। यहाँ पे वो ऐसा सोच रहा है कि मैं बिना किसी के सोचे देखे बगैर बैठ जाऊं, ये सोच रहा था। एंड हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हिमल है वो वॉक अपनी क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, अपने पास उस टेबल में कमरे में चल रहे थे, और उनके बाजू में, उनके हाथ में अपने पास उनकी रूलर थी। रूलर मतलब है डंडा था, जो कि स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए होता है, वैसे नहीं होता है वो। हाँ, आई हैड टू ओपन, अब मुझे क्या करना पड़ा, आई हैड टू ओपन, मुझे करना पड़ा क्या, द डोर, मुझे क्या है दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने से मुझे जाना पड़ा भाई। अब मान के चलो आप विद्यालय में लेट हो गए, स्कूल में लेट हो गए, सर वो पढ़ा रहे हैं, फिर आप लेट आओ तो आप झुकी हुई नजरों से ऐसे जाओगे जैसे कि आपको कोई देख ही नहीं रहा, बस ऐसे गए साथ ही बैठ गए तुरंत ही, है ना, ऐसे करते हो आप लोग, लेकिन वो सब देखते हैं, सबको दिखाई देता है, तो वो ऐसे कर रहा है कि वो अपने पास सभी के आगे से जाता है। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो भाई, आप सोच सकते हो, हाउ आई ब्लश, मुझे कितनी शर्म आई होगी। ब्लश का मतलब यहाँ से शर्म होता है, ब्लश का मतलब शर्म, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शर्माना, जिसको अपन कहते हैं। एंड हाउ फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, क्या होता है, डरना, तो मैं कितना डरा हुआ था आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना कर सकते हो, आई वॉज, कि मैं कितना तो डरा हुआ था, कितना शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही थी, आप सोच सकते हो, है ना। सभी के सामने लेट जाते हो तो ऐसी कंडीशन होती है, ध्यान में रखना। इसके बाद बट नथिंग हैपन, लेकिन आज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। एन हेमल सा मी, एन हेमल ने मुझे देखा भाई, हमारे जो टीचर है उन्होंने देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने बड़ी दयालुता के साथ, काइंडली का मतलब बिल्कुल दया भाव के साथ कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, उसने कहा तुम अपने स्थान पे जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, ये देखो ये नाम आ गया है बच्चे का, क्या नाम आया है, बच्चे का नाम आ रखा है यहाँ पे लिटिल फ्रेंड्स, यानी छोटा बच्चा। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, अपने पास क्वेश्चंस भी है, तो वो अपने पास देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये देख लो भाई लिटिल फ्रेंड्स, है ना, देख लिया, दर्शन कर लिया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप भी सारे लिटिल फ्रेंड्स ही हो। सारे जो इसके अंदर विशेषता वो सारी आप लोगों के अंदर है, 100% है। आप भी चाहते हो घर वाले निकाल देते हैं, आप भी चाहते हो बाहर रुक जाए, अंत में पछतावा होता है, गुरुजी कहते भी हैं अंत में पछताओगे, लेकिन ना गुरुजी की खड़ी सुननी है हमारे। हाँ, अब देखो बात करते हैं। आई जंप्ड ओवर, जैसे टीचर ने कहा मैं उछला गई, उछला मतलब उछल के नहीं जाना रहे, दौड़ के गया, जंप द बेंच, मैं अपनी जल्दी से जाके बेंच पे बैठ गया, एंड सिट डाउन, और बैठ गया, एंड माय डेस्क, मेरी डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माय फ्राइट। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना या अपने पास कंट्रोल में आना। तो ये मैंने उस समय तक, जब तक कि मैंने अपने डर पे थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया, कंट्रोल नहीं कर लिया, अपने डर से बाहर नहीं निकला, डिड आई सी दैट, मैंने देखा, ओवर टीचर, हमारे टीचर को, मेरे टीचर यानी एम हेमल को देखा, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा सुंदर कोट, हरा जो कोट था वो पहने हुए था, हिज फ्रिल्ड
शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब होता है ये जो बड़ी कॉलर वाली शर्ट होती है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी काले रंग की सिल्क की टोपी, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी सजे हुई थी भाई। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जैसे अपने कहते हैं ना वो कढ़ाई किया हुआ, उसको कहते हैं। एंड दैट ही नेवर रोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ऐसे जो कपड़े थे वो जो हमारे टीचर है एम हेमल वो इन अवसरों के अलावा नहीं पहनते थे। किन अवसरों के अलावा? या तो कोई जांच पड़ताल होती, इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच, है ना, जांच होती थी तब पहनते थे, या अपने पास कोई प्राइज डेज होता है। प्राइज डेज का मतलब होता है जहां पे अपने पास कोई भी अपने जैसे स्कूल के अपने फेस्टिवल्स होते हैं। स्कूल के फेस्टिवल कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, रिपब्लिक डे हो सकता है, गांधी जयंती हो सकता है, अपने विद्यालय के, उनके नहीं रहे क्या आप उनके सोच लो। हाँ, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, वो संपूर्ण विद्यालय मुझे बड़ा अजीब लगा भाई। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, सीम्ड का मतलब लगना, सोलेम बिल्कुल गंभीर दिखाई दिया मुझे, है ना, ऐसे सीरियस जिसको हम कहते हैं। बट द थिंग दैट, लेकिन जो बात सबसे आश्चर्यचकित करने वाली थी, सरप्राइज्ड मी, जो सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्यचकित करने वाली थी वो क्या थी? वो थी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। जब मैंने पीछे की बेंचेस पे देखा तो वो सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली थी। क्या? दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेज, मैंने देखा अपने पीछे की बेंचेस पे सारे गांव वाले बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब एक दिन आप विद्यालय आओ, मेरी क्लास में बच्चे आए, बच्चे ने देखा अरे यार आज तो पीछे मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी सारे बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर बच्चा आश्चर्य करेगा ही नहीं करेगा? हाँ, तो वैसे ही उसको भी आश्चर्य हुआ। उसके पड़ोसी अपने गांव वाले जो उनके विलेज वाले थे उनको देखकर, कौन थे? ओल्ड होसर थे, उनमें होसर का नाम आया है। इसके बाद में विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, जो कि 3 कॉर्नर की टोपी पहने हुए थे। अगर नहीं यहाँ पे आ जाती है तो मैं बता देता हूँ किस तरीके की होती है वो टोपी। इस तरीके की होती है ये टोपी पहने हुए थे। अभी आगे और आ जाएगी, देख लेना कहीं, देखो गुरुजी कौन सी टोपी बना दिया। गुरुजी टोपी थोड़ी पहनावा था, है ना, टोपी कौन पहना रहा है? गुरुजी टोपी बना के दिखा रहा है। हाँ, द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर था, फॉर्मर का मतलब पहले जो मेयर था वो था वहां पे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो हमारे पहले पोस्ट मास्टर थे वो भी था वहां पे। एंड सेवरल अदर्स, और कई बहुत सारे थे इनके अतिरिक्त। तो ये नाम याद रखना कौन कौन थे। हाँ, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी था भाई, हर दुखी इंसान था वहां पे, चेहरा बता रहा था। एंड होसर had brought an old primer, अब ये प्राइमर क्या होती है? तो प्राइमर बता देता हूं, पुरानी पुस्तक जो होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्राइमर पुरानी पुस्तक, जिसको अपन कहते हैं पुरानी पुस्तक। पुस्तक मतलब नोटबुक जिसको अपन कहते हैं। देखो इसके आगे बताएगा, थंब एट द एज, थंब का मतलब अंगूठे के निशान। जैसे अपन पेज पलटते रहते हैं तो उसके पन्नों पे अपने अंगूठे के निशान या उंगलियों के निशान हो जाते हैं। तो थंब का मतलब यहाँ पे अंगूठे के निशान होता है। थंब का मतलब अंगूठे के निशान से लिया गया है, तो ध्यान में रखना मेरी बात को। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एट द एजेस, एजेस यानी वो किनारों पे थंब के निशान हो जाना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो इसे अपने खोलकर अपने घुटनों पे रखा हुआ था। जैसे अपन टेबल पे बैठते तो घुटने आगे हो जाते हैं, घुटनों पे अपन किताब ऐसे खोल के रख लेते हैं, वैसे रखा हुआ था वो। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने अपना बड़ा सा चश्मा जो पहने हुए था वो सीधा अपनी नजरें है अपने उस किताब में गड़ाए हुए था, किताब को देख रहा था। तो ये आ जाता है अपने पास दूसरा पैराग्राफ। अब देखो इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बात करें तो पहला दिया हुआ है, वेयर डिड फ्रेंच जंप, कहां जंप किया उसने? भागकर जंप किया था ना उसने, दिया हुआ ना यहाँ पे, आई जंप्ड ओवर द बेंच, तो यहाँ पे ही जंप्ड ओवर हिज, अपने पास में चलो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, बाकी करना आपको है डिटेल से। ही जंप्ड ओवर हिज बेंच, ये लो, बस इतना सा करना होता है आंसर। और देखो मैंने तो एक इतनी सी लाइन में आपको आंसर बता दिया। आप लगते हो लिखने में, जो लिखते हो, क्या क्या लिखते हो भाई, वाह, मजा आ जाता है आपकी पढ़ने में। तो जैसे आप लिखते हो ना वैसे ऐसे लगता है कि क्या लिखा है बंदे ने, है ना, वैसा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल स्कूल वाज,
जो संपूर्ण विद्यालय था वो कैसा लगा था उसे। देखो अपने पास द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, तो यहाँ पे अपने पास सोलम एंड स्ट्रेंज एंड सोलम करेंगे यहाँ पे, तो क्या कर देंगे स्ट्रेंज, बस इतना सा करना है। में आप लोग पता नहीं क्या कर देते हो, स्ट्रेंज एंड सोलम, बस इतना सा करना होता है। और आप पता नहीं लिखना शुरू करते हो, क्या लिखते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता, मेरे तो समझ से बाहर हो जाता है कि आप करते क्या हो, है ना, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट देखो आप लोग ये Who were sitting quietly, चुपचाप कौन बैठे थे, तो अपने पास द विलेजर्स अगर अपन कहेंगे तो ओनली द विलेजर्स इसका आंसर होगा, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, बस इतना सा करना होता है यहां से लेके यहां पे, तो यहां पे बस आंसर हो जाएगा द विलेज पीपल, विलेज पीपल, ये लो आंसर हो गया कंप्लीट। इतना सा में 1 नंबर दे देगा गुरुजी, बिल्कुल इसमें देगा 1 नंबर, आप वो लिखोगे तो उसमें काटेगा आपका, है ना। नेक्स्ट हु हैड 3 कॉर्नर्ड हेड, ये नाम याद रखना भाई, 3 कॉर्नर वाली टोपी किसके पास थी, तो ये रही अपने पास ओल्ड होसर के पास थी। अच्छा गुरुजी, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये लिख रखा है यहाँ पे ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड होसर, केवल यही नाम लिखेंगे ओल्ड होसर, तो बाकी हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। ये है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेना रहे यहाँ पे स्पेलिंग में आपको गलती क्या है ज्यादा दिखती है मेरी, हाँ तो होसर, ये बाकी हो जाएगा आपके पास, यानी आंसर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो वोके पार्ट है वो आता है सिनोनिम डिग्निफाइड, यानी डिग्निफाइड का समानार्थक शब्द आपको लिखना है, तो ये ध्यान में रखना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बता देता हूं तब आपको समझ में आने वाला है। इसका मतलब होता है सभ्य, क्या होता है सभ्य या सौम्य, जिसको अपन कहते हैं कि बिल्कुल शांत स्वभाव से जिसको अपन कहते हैं वो होता है। अब यहाँ पे आपके पास इसका जो सिनोनिम है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है अपने पास सोलम, ये होने वाला है भाई। क्यों होने वाला है, क्योंकि सोलम का मतलब तो मैंने गंभीर बता दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन सोलम का मतलब आपके पास क्या होता है, आपके पास ये भी होता है क्या, आप सभ्य जिसको अपन कहते हैं, औपचारिक जिसको अपन कहते हैं, शांत स्वभाव जिसको अपन कहते हैं। तो डिग्निफाइड का मतलब और सोलम का मतलब एक होता है, सोलम का मतलब गंभीर भी होता है, ध्यान में रखना। तो ये अपने पास डिग्निफाइड का सिनोनिम सोलम होता है। नेक्स्ट आपके पास ये जो है ना, आपके पास ये एंटोनिम नहीं है भाई, ये सिनोनिम ही है। क्या है ये, सिनोनिम है किसका, साइलेंट का। साइलेंट का क्या है, सिनोनिम है। तो साइलेंट का सिनोनिम अभी आया अपने पास, बिल्कुल आया है, ये रहा क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब भी चुप होता है, शांत होता है, और साइलेंट का मतलब भी शांत होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वाइटली, ये लिखा हुआ है, तो QUIETLY क्वाइटली, ये रहा, ये स्पेलिंग यहाँ पे देख लेना और वहां पे मैंने लिख दिया। इस तरीके से आपका जो प्रत्येक पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ध्यान में रखना। अब इससे आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं, देखो इसमें भी क्वेश्चन है भाई आप लोगों के पास, तो वो भी पढ़ेंगे। देखो अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के पैराग्राफ के बारे में, पहले इसको पढ़ते हैं। Why I was wondering, जब मैं सोच रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था ना, वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित होना, हो रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी के बारे में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए। ये एम हेमल देख लो भाई, हाँ दर्शन कर लो इनके भी, कोई बात नहीं है, हाँ। एंड इन द सेम ग्रेव, और बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, ग्रेव का मतलब गंभीर जिसको अपन कहते हैं, मैंने अभी बताया भाई, हाँ गंभीर मुद्रा में जिसको अपन कहते हैं। एंड जेंटल, जेंटल टोन का मतलब बिल्कुल सभ्य आवाज, ध्यान में रखना, उसका भी हो सकता है जो पीछे बताया। टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो कि वो मेरे प्रति यूज करते थे, बोलते थे। सेड, उन्होंने कहा। माय चिल्ड्रन, वो कहते हैं मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा अंतिम पाठ होगा जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि कोई गुरुजी आए वो ये कहे कि भाई अब तो बस आज अपन ये जो अपने पाठ है, हिंदी का पाठ है, क्योंकि अपनी भाषा हिंदी है, हिंदी का पाठ है वो अब अंतिम है, इसके बाद आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। कितना दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि आपकी जो भाषा है वो भाषा आप लोगों को क्या है कि नहीं पढ़ाई जाएगी, अब दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो बड़ा दुख होता है। ये शब्द उन्होंने कहे। द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया भाई, वहां पे वो मैंने शुरू में जर्मन बोल दिया था शायद,
बर्लिन से आदेश आया था टू टीच ओनली जर्मन। मैंने ये बताया था जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, कि अल्सास और लोरेन के जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पे आपको केवल क्या पढ़ाना है, वहां पे आपको केवल जर्मन भाषा पढ़ानी है, यानी आपकी जो मातृभाषा फ्रेंच है वो नहीं पढ़ानी है। याद रह जाएगा? हाँ सर याद रह जाएगा। इसके बारे में वो बात करते हैं द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। वो ये कहते हैं कि जो टीचर है, जो नया टीचर है वो कब आएगा, वो अगले दिन आने वाला है। तो आज अपना केवल अंतिम पाठ होने वाला है। इसके बाद में बात करें दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच पाठ होने वाला है। इसके बाद में आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई होगी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, want you to be very attentive। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम बड़े सावधानी पूर्वक, अटेंटिव का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, आपको सावधानी पूर्वक क्या है, मेरी बात सुननी है, ये आ जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्या, व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई गर्जना गिर गई हो, जैसे कोई आकाश से कड़कड़ाती बिजली मेरे ऊपर गिर गई हो। थंडरक्लैप का मतलब यहाँ पे बिजली से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? बिजली से लिया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थंडरक्लैप का मतलब यहाँ पे अपने पास बिजली से ही लिया गया है, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिसिटी या अपने कह सकते हैं जो आकाशीय बिजली होती है, इससे कहते हैं तूफानी, जिसको अपन कहते हैं। अब यहाँ देख लियो, आपने घरारी बिजली रहे कहते देखो गुरुजी के पढ़ा दिया ना। हाँ, ऑन द रेचेस, रेचेस यानी अपने पास बुरे से बुरा जो होता है, वैसे तो रेचेस का मतलब कितना कमीना, जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि हाँ बुरा इंसान मान के चलो, रेचेस बुरी बात थी। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको समझ में आया कि टाउन हॉल पे क्या न्यूज आई थी, तब उसको समझ आया ये बुरी न्यूज जो थी ना वो उस टाउन हॉल पे लिखी थी, इसीलिए वहां पे लोग इकट्ठा थे। तो वहां पे जो प्रश्न था उसका आंसर यहाँ पे आया है। आगो गुरुजी आंसर। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, माय लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई। अब वो कहता है, वो सोच रहा है फ्रेंच, वो सोच रहा है कि मेरा अंतिम लेसन पार्ट है, व्हाई, क्यों। तो आई हार्डली, मैं मुश्किल से ही न्यूज जान पाया हूं हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही समझ पाया हूं कि लिखना कैसे होता है फ्रेंच भाषा को। जब अपन शुरू में होते हैं, ये मान के आप नर्सरी में जाते हो, फर्स्ट क्लास में जाते हो, तो वहां पे आप पहले क लिखना सीखते हो, उसके बाद ख सीखते हो, उसके बाद पूरी बार खड़ी सीखते हो। आप मुश्किल से लिखना सीखो और ये आ जाए आदेश कि अब से आपको हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, तब कैसा लगे? तो वैसे इसके साथ हुआ। उसके बाद आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसको कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा। मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। मस्ट मॉडल का प्रयोग हुआ है, आदेश के कारण हुआ है। मेरी क्लास देख लेना, रे समझाया है। देन, ओ तब, अरे हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना दुख था। ये दुख आपको भी हो सकता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे दुख इस बात का था कि मैं अपने पाठ सही तरीके से नहीं पढ़ पाया। फॉर सीकिंग एग बर्ड्स, किस कारण से नहीं पढ़ पाया? सीकिंग का मतलब खोजना, बर्ड्स एग यानी मैं पक्षियों के अंडे खोजने में लगा रहता था। छोटे बच्चे होते हैं भाई, आ जाता है बिल्कुल, तो होता है ऐसे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार होते हैं फिसल पट्टी, जिसको अपन कहते हैं, वहां पे फिसलने के लिए चला जाता था, स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, मेरी किताबें जो मुझे बिल्कुल न्यूसेंस लगती थी, ऐसे बिल्कुल बेकार लगती थी। न्यूसेंस का मतलब है ए वाइल, कुछ एगो, एक वाइल एगो यानी कुछ समय पहले मेरी किताब मुझे जो बेवकूफ लगती थी, बिल्कुल ऐसे खराब लगती थी, न्यूसेंस लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी कि मैं वजन नहीं ले जा सकता था, ऐसा लगता था। माय ग्रामर, मेरी ग्रामर बुक, माय ग्रामर, मेरी ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और मेरी संतों का इतिहास जो बुक थी वो मुझे कितनी भारी लगती थी। अब वो क्या हो गए? वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी पुरानी दोस्त हो गई हैं। पुरानी दोस्त होने का मतलब आप बिछड़ कर कहीं दूर चले गए, अब उनके बारे में नहीं जानते, तो वो मेरे पुराने दोस्त हो जाते हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जो मैं अभी नहीं छोड़ सकता था। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, है ना, ध्यान में रखना, ये आ सकता है। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और वो ये विचार मेरे मन में कि एम हेमल भी जा रहे हैं,
जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब जिनको कि मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा, सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। ये सारी बातें जो होती है ना, ये मेरे उनके विचार में, उनके जो रूलर था, उनका जो डंडा था, उनके बारे में, और वो कितने थोड़े सनकी, क्रैंक का मतलब होता है सनकीपन जिसको अपन कहते हैं, वो सारी मैं उनकी बातें भूल गया। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो चले जाएंगे, तो मैं उनके बारे में सारी जो बुरी चीजें थी वो मैं भूल गया। आ गया वो समझ में? हाँ गुरुजी आ गया। अब देखते हैं ये जो पैराग्राफ है इनमें से क्वेश्चन देखें तो पहला प्रश्न है वेयर डिड एमएमएल माउंट, एमएमएल कहां बैठे? तो जाहिर सी बात है, आई वाज शुरू में आ गया था, इसमें यहां पे द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये रहा एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर पे बैठे, तो ही माउंटेड ऑन हिज चेयर, ही बस इतना सा करना होता है, माउंटेड ऑन हिज चेयर, ये लो वाक्य हो गया कंप्लीट, आपका आंसर हो गया कंप्लीट, है ना गुरुजी? तो बड़ा छोटा लिखो, तो मैं समझदार हूं, तो आप तरीके आपके जैसे थोड़ा ना। हाँ, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम, ये क्वेश्चन याद रखना भाई, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ऑर्डर कहां से आया था, तो या तो आप डायरेक्ट बर्लिन लिख दो, या अपने पास द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, इतना ही कर दो, तो फ्रॉम बर्लिन लिख दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, तो ये हो जाता है, या ये लिख दो द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, इतना लिख सको तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी रामायण लिखो रहे, अपनी रामायण नहीं लिखनी है बस। व्हाट आर द नेम्स ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ अपने पास दोनों जिलों के नाम यहाँ पे नहीं आए तो पीछे आ गए हैं भाई, ये रहा नाम अल्सास एंड लोरेन, तो यहाँ पे लिख देना भाई अल्सास एंड लोरेन, आप लोग कर लेना है इसका। विच लैंग्वेज विल बी टॉट इन स्कूल्स, अब कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, तो या तो आप केवल जर्मन लिख दो जो आपके पास यहाँ पे आई है पैराग्राफ में, या आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बना के लिखना चाहो तो आप वो लिख सकते हो। तो ये रही अपने पास क्या है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स, तो यहाँ पे केवल जर्मन भाषा लिख देनी है, जर्मन लैंग्वेज, इतना सा करना होता है, और आप पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। ये हो गया। अब इसके बाद नीचे क्वेश्चंस हैं, ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस बता देता हूं भाई। यहाँ पे क्या है, व्हाट वर द ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंड नाउ, यानी पुराने दोस्त कौन है, और सिनोनिम एंटोनिम्स ऑफ इनकन्वीनियंस और केयरफ्री, इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। हाँ, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कर देना है। अब ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कर देना है, कौन सा है, उसके ओल्ड फ्रेंड्स कौन बन गए, उसकी किताबें, जिसमें अपने पास उसकी ग्रामर की किताब जो थी वो आपके पास हो जाती है, और उसकी जो संतों का इतिहास है, ये जो किताब है उसकी अब ओल्ड फ्रेंड बन चुकी थी, पुरानी दोस्त बन चुकी थी। अब बात करते हैं, देखो इनकन्वीनियंस का तो आपको लिखना है समानार्थक शब्द इसमें है यहाँ पे, और इसका आपको ऑपोजिट लिखना है ना, ध्यान में रखना। तो इनकन्वीनियंस का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है न्यूसेंस, तो ये याद रखना, ये लिख लेना भाई आप लोग, है ना। और अगर मैं बात करूं इसके केयरफ्री के ऑपोजिट की, यानी अपने पास इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, वो होगा अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान पूर्वक, और केयरफ्री का मतलब होता है ध्यान हटाकर, यानी लापरवाह जिसको कहते हैं वो होता है केयरफ्री, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अटेंटिव, बड़ी सावधानी से। तो ये हो जाता है आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दिया हुआ ये भी अपने पास, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन बनाए मैंने, है ना। ये क्वेश्चन इसलिए बनाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और यहां से भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। देखो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है, पुअर मैन, वो जो अपने लिटिल फ्रेंड्स है ना उनके बारे में कह रहा है, देखो यहां तक आ गया था। इसके बाद में पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अब अपने पास वो जो बेचारे आदमी थे उनके ये आ गया समझ में कि भाई अब ये जो उनका लास्ट लेसन था, इस कारण से वो अपने पास क्या है, अपने नए कपड़े या फाइन जो अच्छे कपड़े थे, जो संडे क्लोथ्स का मतलब अवसरों पे पहनने जाने वाले कपड़े जिसको अपन कहते हैं, वो कपड़े आज पहने हुए थे। इसके बाद एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब और मैं ये समझ गया, क्या समझे, वो समझा क्या, व्हाई द ओल्ड मैन
ऑफ द विलेज, यानी जो गांव के बुजुर्ग लोग थे वो वर सिटिंग देयर, कि वो क्यों बैठे थे, अब मेरे समझ में आ गई। ये समय निकलने के बाद में जो समझना होता है वो बेवकूफी होता है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद इन द बैक ऑफ दैट रूम, जो कि अपने पास कमरे में पीछे बैठे थे। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, वो भी दुखी थे, टू, उनको भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और विद्यालय नहीं जा पाए, और विद्यालय या स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, इसलिए वो अपने पास धन्यवाद कहना चाहते थे अपने गुरुजी जो थे, मास्टर जो थे, टीचर जो थे, उनके 40 साल की सर्विस के लिए वो धन्यवाद देने के लिए क्या आए थे, वो आपके पास वहां पर गांव वाले आए थे। आ जाता है समझ में? हाँ बिल्कुल। इसके बाद एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे, फॉर द कंट्री, वो उस देश के लिए, इस देश के प्रति जिस देश में वो अभी तक रहे थे। अब तो वो देश दूसरों का हो गया, वो जगह दूसरे की हो गई, दूसरे देश की हो गई, तो अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने आए थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब अपना उनका खुद का नहीं रहा, है ना। अब बात करें व्हाई आई वाज थिंकिंग, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, ये सारी रामायण मेरे मन में चल रही थी, रामायण नहीं चल रही थी रे, सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, ये सब कुछ सोच रहा था। आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया, नाम पुकारा गया मेरा, तो क्या है, इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट, उच्चारण करने की, बोलने की, रिसाइट मतलब उच्चारण करना। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल फॉर पार्टिसिपल्स ऑन थ्रू, अब मैं क्या नहीं कर पाता उसके लिए, मैं जो मेरे से संभव हो पाता मैं वो करता, उस भयानक रूल्स के प्रति जो पार्टिसिपल्स के बारे में थे। लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर, मैं बिल्कुल ऐसे जोश में आया भाई, बिल्कुल तेज आवाज में, बिल्कुल स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के, कि मैं ऐसा कर पाऊं, ऐसे वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, ये देखो इनफुलफिलमेंट कंडीशन है यहाँ पे, हाँ कहीं आप सोच लो, अपनी वो सोचता है कि मैं काश ऐसा कर पाता कि बिना सोचे बिना किसी घबराए हुए उच्च आवाज में स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के वो भयानक रूल है वो सुना सकूं। लेकिन बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही अक्षर में पहला जो शब्द बोला था उसमें मिक्सअप हो गया मेरे से। अब मैं कुछ याद करने के लिए दूं और आप याद करके नहीं आओ, या आपसे मैं दूसरे दिन पूछूं तो आप लास्ट का पहले का लास्ट में सारा मिक्सअप करके खिचड़ी बना देती हो, वही इससे हो गई, है ना। अगर अपन नहीं पढ़ते तो खिचड़ी हो जाती है। हाँ, एंड स्टूड देयर, और मैं वहां पे जो का त्यों खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन माय डेस्क, अपनी टेबल को पकड़े हुए, माय हार्ट बीटिंग, मेरे हृदय की धड़कनें बीटिंग हो रही थी, धक 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 ऐसे हो रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर साहस नहीं हो रहा था कि मैं नजरें उठा के अपने गुरुजी की तरफ देख सकूं, क्योंकि जब आप गलती करते हो तो नजरें नहीं मिला पाते हो। इसके बाद में देखो ये पैराग्राफ एक बार यहीं पे करते हैं, इसके 3 क्वेश्चंस है, बड़े बढ़िया लगे तो मैंने बना दिए। व्हाट डिड फ्रेंच अंडरस्टैंड, फ्रेंच क्या समझ गया, तो फिर वो देखो आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, बस इतना ही करना है। ही अंडरस्टूड, ही यहां से शुरू करना है, बाद में लिखना है ही अंडरस्टूड, मैं सारा कंप्लीट तो लिखवा नहीं पाऊंगा, दैट अंडरस्टूड व्हाई, अब इसके बाद में वाई के बाद में जो है ना यहां से लेके और यहां तक लिख देना ना, ये हो जाएगा। ये पहला प्रश्न। दूसरा, व्हाट डिड फ्रेंच हर्ड, फ्रेंच ने क्या सुना, फ्रेंच ने सुना उसका नाम, आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, ही हर्ड, यहां पे लिखूंगा ही हर्ड हिज नेम कॉल्ड, ये हो जाता है इसका आंसर। आप पता नहीं क्या क्या लिखते हो, ये ध्यान में रखना, आई का प्रयोग करते हो जो कि नहीं होता है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ वंडरफुल, वंडरफुल का विलोम शब्द लिखना है तो वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये रहा, तो ये कर देना आप लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये 3 प्रश्न है इस पैराग्राफ से। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट अपना जो पैराग्राफ है उसमें से क्वेश्चंस तो नहीं बनाए, लेकिन जो आने वाले वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना, फिर जब मैं अपने नीचे गर्दन करके खड़ा था तो फिर गुरुजी भी कुछ बोलते हैं, है ना, बोलते ना, नहीं बोलते, तो फिर मैंने सुना एम हेमल मुझसे कहते हैं आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे से बच्चे, फ्रेंड्स का मतलब यहाँ छोटे बच्चे से लिया जाता है, वैसे नाम ले लेते हैं अपन।
यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें अब खुद को बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। नेक्स्ट है सी हाउ इट इज, देखो कैसे हो गया है, कैसा है। अब एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम कहते हैं अपने आप से, क्या कहते हैं, वाह, अरे देखो, है ना, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है। ये बात तो अपन कहते हैं भाई, हर कोई ये कहता है, और स्टूडेंट लाइफ में तो बच्चे कहते हैं अरे मेरे पास तो बहुत समय है सर। जब आप स्कूल में पहले दिन आते हो उसी दिन कहते थे अरे आपके समय निकल जाएगा, आपसे पढ़ाई नहीं होगी, फिर कहते हो सर 12 महीना पड़ा है, अभी तो थे, अभी क्या अगले मारे थे, एक कर लग रहा हो, है ना, ये आपकी तरफ से आते हैं ये शब्द। तो फिर ये जो दिन है ना, ये निकल जाते कितनी जल्दी। बट वी आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अपन कहते हैं मेरे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। आप भी कल पे छोड़ते हो, 100% छोड़ते हो, दिमाग में रखना। बाद में एंड नाउ यू सी, अब देखो, तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां आ गए हैं, कहां पहुंच गए हैं हम। एंड ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, ये बहुत ही बुरी बात है अल्सास के साथ, अल्सास का बहुत बुरा समय है। नेक्स्ट है सी पुट्स ऑफ लर्निंग, सी यहाँ पे ये अल्सास के लिए लिया गया भाई, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब ये अपने पास क्या है, कल से अल्सास में ये भाषा पढ़ानी छोड़ दी जाएगी। ये कह रहा है सी, यहाँ पे अल्सास से लिया गया है। देश के नाम और जो अपने शहरों के नाम होते हैं उनके लिए सी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नाउ दोज फिलोज, अब वो साथी आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब वो जो बाहर साथी वो तुमसे कहने का अधिकार रखते हैं, वो तुमसे कहेंगे, वो कहते हैं, वो कहेंगे क्या, हाउ इट इज, ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना करोगे कि मैं तो फ्रेंचमैन हूं, मैं तो फ्रांस का हूं भाई। ये मान के चलो यहाँ पे अपने किसी अन्य देश का राज हो जाता है, तो फिर आप है ना ये तो कहोगे कि मैं इंडियन हूं, लेकिन आपके मन में तो ये रहेगा ना मैं किसी और का गुलाम हूं। तो वही है कि अब तुम बहाना तो कर सकते हो, प्रिटेंड का मतलब बहाना तो कर सकते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो। एंड येट टू यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, हाँ तुम ये तो बहाना कर सकते हो कि मैं फ्रेंचमैन हूं, लेकिन क्या नहीं कर सकते तुम, ना तो अपने पास फ्रेंच भाषा बोल सकते हो, ना फ्रेंच तुम लिख सकते हो अपनी भाषा के बारे में, अपनी भाषा बोल नहीं सकते हो, अपनी भाषा लिख नहीं सकते हो, तो किस बात के इंडियन हो तुम, है ना। वो आ जाती है, मैं यहाँ पे फ्रेंचमैन की बात कर रहा हूँ भाई, है ना, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ इंडियन के बारे में। बट यू केयर, यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम ही तो बुरे थोड़ी हो सबसे, रोस्ट का मतलब बुरे। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्वेज विथ, हम सभी यहाँ पहुंचने के लिए जिम्मेदार हैं, है ना, हम सभी यहाँ पे हैं। क्या, योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम सबसे पहले गलती देखे तो तुम्हारे माता पिता की गलती है, वो तुम्हारे बारे में चिंतित ही नहीं थे, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तो एंजियस का मतलब था चिंतित। They preferred यानी यहाँ पे पेरेंट्स से लिया गया है, they preferred to put you to work on the farm or at the mills so as to have a little more money। अब बात करते हैं कि उन्होंने चुना भाई, प्रीफर्ड का मतलब होता है प्राथमिकता देना, यहाँ पे चुनने से कर देते हैं, जिसे आपको ध्यान में आ जाए। उन्होंने चुना भाई क्या, कि वो तुम्हें काम करना चुना भाई, तुम्हारा फार्म में किसी फार्म पे काम करना चुना, या कोई मिल में काम करना चुना, क्यों, ताकि उनको ज्यादा पैसा है, हाँ मोर मनी, और घर में पैसे आ जाए, इसलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंड आई, और मुझे देखो तुम, यानी अपने आप के बारे में कह रहा है एनिमल। I have been to blame also, मैं अपने आप को भी दोष दूंगा भाई, क्यों दूंगा, मेरी भी गलती है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, पढ़ाने के बजाय, तुम्हें पढ़ाने के बजाय मैं आप लोगों को पानी डालने के लिए भेज देता था अपने फूलों में, तो ये मेरी भी गलती है, मेरा भी दोष है। And when I wanted to go fishing, और जब कभी मुझे फिशिंग करने जाना होता था, मछली पकड़ने जाना होता था, did I not just give you a holiday, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। ये मान के चलो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आज मुझे भाई फिशिंग पे जाना है, मछली पकड़ने जाना है, कहीं और घूमने जाना है, तो मैं बच्चों मत आना, कल की छुट्टी है, तो ये मेरी भी कमी है, मेरा भी दोष है, ये MML कह रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या है, then from one thing to another, और उसके बाद एक के बाद एक, ये उसका मतलब होता है।
एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच भाषा के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट है सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया की। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक है। इसके बाद दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें इसे सुरक्षित रखनी है अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक लोगों को, यहाँ पे एक इंसान से लिया गया है, पीपल के पहले आर्टिकल आता नहीं है वैसे, है ना, ध्यान में रखना। जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, इंस्लेव का मतलब होता है गुलाम, ये ध्यान में रखना, गुलाम बना लिया जाता है। As long as they had hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. यानी कहने का मतलब जब तक वो अपनी भाषा सीखे रहेंगे, अपनी भाषा से चिपके रहेंगे, वो उनके वहां से उस कैद से आजाद होने की चाबी रहेगी। प्रिजन का मतलब होता है कैद, ध्यान में रखना। Then he opened a grammar, उसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की किताब ओपन करी। And read us, उन्होंने हमें पढ़ाया the lesson. I was amazed, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या, to see how well I understood it, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो मैं बड़ा ध्यान से सीख पाया, समझ पाया, इस बात का आश्चर्य हुआ। क्यों? All he said seemed so easy, ऐसा लगा बहुत ही आसान भाषा में समझाया उन्होंने। So easy, बहुत ही सरल। I think मैं सोचता हूँ too that I had never listened so carefully, फिर मैं सोचता हूँ हाँ मैंने इतनी सावधानी से पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए आज मुझे समझ में आया है। And that he had never explained everything with so, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से एम हेमल ने पहले एक्सप्लेन भी नहीं किया हो, उनका सरलीकरण भी नहीं किया। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, इस तरीके से उन्होंने व्याख्या भी नहीं की होगी, तो ये बात उनको दोनों को समझ में आ जाती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है मच पेशेंस, मोर यानी धैर्य के साथ, यहाँ पे विथ सो पेशेंस, यहाँ पे सो के बाद में much patience, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. अब उनकी एक्सप्लेनेशन से, उनकी व्याख्या से ऐसा लगा जैसे कि वो हमें जाने से पहले अपना सारा ज्ञान देना चाहते थे, ऐसा लगा। नेक्स्ट है and to put it all into our heads at one stroke, और वो ये चाहते थे कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही अपने पास क्लास में सारा ज्ञान है वो हमारे दिमाग में आ जाए, सारा समझ में आ जाए। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन में भी एक अपने पास पीरियड हुआ भाई, एक अपना पाठ हुआ लेखन कार्य के बारे में, लेखना जिसको अपन कहते हैं। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उनमें अपने पास राउंड हैंड में लिखा हुआ था। ऐसे राउंड हैंड का मतलब ऐसे जिसको अपन कहते हैं वो होता है राउंड हैंड, याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं फ्रांस अल्सास, वो राउंड हैंड में लिखा हुआ था, जैसे कॉपी पे आते नहीं है अपने मेन पृष्ठ पे, वो फ्रांस अल्सास। They looked like little flakes floating everywhere in the school's room, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे झंडे हैं वो पूरी स्कूल में लहरा रहे थे। हम from the road at the top of the our desk, और वो हमारे ऐसे लगा जैसे कि छोटे छोटे डंडों के सहारे हमारी टेबल पे लगाए हुए थे, गाड़े हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work, आपको देखना चाहिए था हर कोई काम में कैसे लगा था। And how quiet it was, और देखना था कि कितना शांत था सब। The only sound was the scratching of the pens over the papers, वहां पे केवल एक ही आवाज आ रही थी, पेपर पर पेन की लिखने की स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। इतने शांत बैठे थे लोग, ये आवाज भी सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट है once some beetles flew in, एक बार कुछ है कि जो बीटल्स होते हैं, भौरे जिनको अपन कहते हैं, वो उड़े, बट nobody paid any attention, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, ना यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Who walked right on
ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने पास ट्रेसिंग हुक पर अपना काम कर रहे थे। हुक, ट्रेसिंग हुक मतलब ये फिश हुक का मतलब होता है मछली पकड़ने का कांटा। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लगा जैसे कि वो भी अपने पास फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, और मैंने देखा छत पर, जो छत थी वहां पर कबूतर है वो मध्यम आवाज में क्विट कर रहे थे, यानी कबूतरों की आवाज आ रही थी। एंड आई थॉट माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप में सोचा भाई, विल दे मेक देम सिंग जर्मन इन इवन द पिजन्स, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा सकते हैं? ये बात मैंने खुद सोची। अब ये जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आए हैं, पहले इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये जो 3 प्रश्न हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। ये देखो, पहला प्रश्न है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। ये पहले ही अपने पैराग्राफ में आया था कि उस दिन अपने पास जो फ्रेंच था उसे क्या आशा थी कि उससे क्या पूछा जाएगा, तो कौन सा टॉपिक याद करना था उस दिन। तो ये रहा आपके पास आंसर। आंसर क्या है? फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच को आशा थी, टू बी प्रिपेयर्ड, इस बारे में तैयार करने के लिए, फॉर स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन, विथ द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के नियम वो उनको याद करने थे। हिज टीचर एम हेमल हैड अनाउंस्ड ही वुड क्विज फॉर द क्लास ऑन द टॉपिक, और ये बात किसने कही थी? उनके टीचर एम हेमल ने कहा था, उन्होंने घोषणा करी थी कि इस पर वो क्विज यानी प्रश्न पूछेंगे अगले दिन। हाउएवर, तथापि, फिर भी, फ्रेंच वाज अनप्रिपेयर्ड, वो अपने पास तैयार नहीं था। एज ही डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, क्योंकि वो अपने पास लेसन को नहीं समझता था। ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा आ जाता है आप लोगों के पास? वो आ रहा है ये, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन उसने विद्यालय के बारे में क्या असामान्य बात देखी, ये था। तो देखो बात करते हैं इसके बारे में, क्या है? फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने देखा, द स्कूल वाज यूजुअली अनयूजुअली क्वाइट, असामान्य तरीके से चुपचाप थी, शांत थी विद्यालय, ये बात उसने नोटिस करी। लाइक अ संडे मॉर्निंग, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह, रविवार की सुबह की तरह। द यूजुअल बसल ऑफ द स्कूल वाज एब्सेंट, वो ये सोच देखता है कि वहां पर जो सामान्य शोर शराबा रहता है विद्यालय जब चलता है उस दौरान, वो बिल्कुल गायब था वहां से। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, लेकिन यहाँ पे गायब से। एंड देयर वाज ए स्ट्रेंज स्टिलनेस, और वहां पे एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। क्या? द टीचर एम हेमल वाज आल्सो ड्रेस्ड इन बेस्ट क्लोथ्स, और उस दिन एम हेमल वो भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। विच ही ओनली रोड ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कि वो अपने पास स्पेशल ओकेजन पे पहनता था। लाइक इंस्पेक्शन, जैसे कि जांच पड़ताल होती है या प्राइज डेज होता है, ये सारी बातें उसने उस दिन देखी थी, असामान्य बात देखी थी स्कूल के बारे में। तो ये आ गया दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है, ध्यान में रखना। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था? तो ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बार-बार नहीं देखना पड़ेगा, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या लिखा था? ऑन द बुलेटिन बोर्ड ए नोटिस और ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पोस्टेड। बुलेटिन बोर्ड पे एक या तो नोटिस हो सकता है, ये नोटिस यानी अपने पास नोटिस और ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पोस्टेड, वो उस पे चिपकाया गया था। दिस ऑर्डर डिक्लेयर्ड, डिक्रीड, ये आदेश था, डिक्रीड का मतलब आदेशित करना, दैट डिक्रीड का मतलब कोर्ट का आदेश जिसको अपन कहते हैं, दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। वो आदेश ये था कि आपके पास अगले दिन से, नेक्स्ट डे से अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एंड ए न्यू जर्मन टीचर विल कम बी ज्वाइनिंग द स्कूल, और ऐसा बताया गया कि एक जर्मन टीचर है वो स्कूल ज्वाइन करने वाला है टुमारो, आने वाले कल को। तो ये अपने पास उस बोर्ड पे लिखा था। तो आगे होंगे तीनों क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में, इससे सरल कहां मिलने वाला है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट ये पैराग्राफ हो रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair.
and gazing first at the one thing and then another। अभी थोड़ा सा पहले इसका अर्थ बता देते हैं। जब कभी मैं बीच बीच में जैसे लिखने का कार्य चल रहा था ना वहां पे, तो मैं जब कभी बीच में ऊपर अपनी नजरें उठा के देखता तो मैंने देखा कि एम हिमल है बेचारे कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे थे। मोशनलेस का मतलब बिना हिले डुले। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बिना हिले डुले, बिना हिले, ये कर देता हूं। हाँ, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। गेजिंग, गेजिंग का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना, है ना, लगाकर देखना। ये देख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान में रखना। एट फर्स्ट एक्टिंग, पहले एक चीज को देखते हैं, उसके बाद दूसरी को देखते हैं। एज इफ, मानो he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। और ऐसा लगा जैसे उस स्कूल के कमरे में हर चीज को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे, बैठाना चाहते थे जैसी वो दिखती है, ऐसा लगा। फैंसी, फैंसी कल्पना, देखो फैंसी, फॉर 40 years he had been, ये कल्पना करो दैट कि 40 वर्षों तक he had been there in the same place, कि वो 40 वर्षों तक एक ही स्थान पे रहा। भाई 40 वर्षों तक की बात है, 40 वर्ष की बात है। विथ हिज गार्डन, अपना बगीचा तैयार किया उसने बाहर, द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसकी क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बनाई है। तो 40 वर्षों में उसने अपना बगीचा तैयार किया, अपनी क्लासरूम में रहा है। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन ड्रॉन स्मूथ, बस ये लगा कि जो डेस्क और बेंचेस थी वो स्मूथ पड़ गई भाई वहां पे बैठने से, ऐसा लगा। दैट वॉलनट ट्री, वहां पे बाहर एक वॉलनट अखरोट पेड़ था। इन द गार्डन वर टालर, वो बड़ा हो गया है। एंड होप वाइन, जिसको अंगूर की बेल कहते हैं, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो बेल उसने होप वाइन की लगाई थी वो अपनी खिड़की के सहारे होते 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 अपनी छत पे पहुंचे गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कितना दिल दुखा होगा उस व्यक्ति का कि ये सारी चीजें उसे छोड़कर जानी पड़ेगी। हर चीज जो उसने बनाई थी वो सारी चीजें उसको छोड़कर जानी पड़ेगी, तो कितना दर्द हुआ होगा उसको। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव टेकिंग देयर ट्रंक्स, और ऊपर अपने छत पर जो दूसरा कमरा था वहां पर उसकी जो बहन थी उसके अपने जो कपड़े वगैरह पैक करने की आवाज वो सुनाई दे रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको वो अपना देश है अगले दिन छोड़ना पड़ेगा अवश्य ही। बात करते हैं नेक्स्ट। बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस था टीचर में कि वो अपने पास क्या इतनी ताकत थी कि वो चैप्टर है वो सुन सकता था सभी से। आफ्टर द राइटिंग, लेखन कार्य के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का एक चैप्टर हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बो बू, ये उनका अपने पास जो अपने कहते हैं ना अपनी राइमिंग जो कविता होती है, कौन सी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन वॉल, वो वैसी ही उनके पास ये जो राइमिंग है वो बच्चों ने गाई। डाउन थ्री देयर एट द back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, और पीछे अगर बात करें तो जो होसर था उसने अपनी स्पेक्टेकल्स है वो पहने और अपनी जो ये बुक थी प्राइमर इसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है। स्पेल द लेटर्स विथ देम, और वो अपने क्या करता है लेटर्स का उच्चारण करता है। You could see that he too was crying, आप देख सकते थे वो होसर रो रहा था, है ना। His voice trembled, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे अपने रोते रोते बोलते ना वो कर रही थी। With emotions, भावनाओं से। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh, और उसकी आवाज ऐसी थी कि हम सभी हंसना चाहते थे लेकिन and cry, और रोना चाहते थे। Oh how well I remember it, मुझे कितना याद रहेगा that last lesson, that last lesson, कि मुझे अंतिम पाठ कितना याद रहेगा। इस बात पे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, All at once the church clock struck 12, फिर हमने सुना चर्च के घंटे में 12 बज गए, वो 12 बजने की घंटी बजी। That the एंजेलस का मतलब होता है अपनी जो प्रार्थना करते हैं ना देवों के लिए जो प्रार्थना होती है वो होती है। एंजल का मतलब होता है देवदूत, तो एंजेलस का मतलब यहाँ पे प्रार्थना से लिया गया है। उसके बाद प्रार्थना होती है। एट सेम मोमेंट, उसी सेम समय, ट्रम्पेट
ऑफ द प्रशियंस, यानी अपने पास जो प्रशियन सैनिक थे उनके ट्रम्पेट्स का मतलब उसकी जो आवाज आ रही थी अपने पास से ड्रिलिंग करने की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल से वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर ओवर विंडो, उनकी आवाज हमारी खिड़की के बाहर सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ही पीले से पड़ गए, सफेद से पड़ गए, एंड इन हिज चेयर, पेल का मतलब यहाँ पे निराशा से लिया गया है वैसे, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने पहले उनको इतना लंबा, इतना बड़ा, लंबे का मतलब बड़ा से लिया गया है, बड़ा पहले कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स, उसने कहा, सैड ही, उन्होंने कहा, आई, वो अपने पास क्या है कि बोलना चाहते थे कि मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उसका गला रोंद दिया, बोला नहीं गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल ही नहीं सका। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, जैसे मैं यहाँ सामने तरफ देख रहा हूँ, उसके बाद में ऐसे मुड़ा। took a piece of chalk, उसने चौक का टुकड़ा लिया, and bearing on with all his might, और उसके बाद अपनी सारी शक्ति से he wrote, उसने लिखा, as large as could, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखा, Vive la France, वो उसने बड़े बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखा, Vive la France। Then he stopped and leaned his head against the wall, और उसके बाद वो रुका और अपना सर दीवार के सहारे रख लेता है। And without a word, और बिना किसी शब्द के, he made a gesture to us with his hands, और बिना किसी हमारी तरफ देखे हाव भाव से बस बिल्कुल हाथ से जाने का इशारा कर देता है। And school is dismissed, वो हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल डिसमिस हो गई है, you may go, तुम जा सकते हो। अब ये आपका चैप्टर हो जाता है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, समझदार है कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो वाला चैप्टर है। अब बात करते हैं ये जो 2 प्रश्न और हैं इनके बारे में, है ना, इसके बाद बात करेंगे आगे। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, उस दिन बर्लिन से जो आदेश आया था उससे स्कूल में क्या बदलाव आए। ध्यान में रखना, ये प्रश्न 3 नंबर का हो सकता है, तो क्या बदलाव आए भाई, तो उसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। बदलाव देखो, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, ये जो आदेश आया था उससे अपने पास स्कूल की जितनी भी आवाज होती थी, वो असल बसल चलती थी रोजाना हमेशा, वो बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल। द टीचर एम हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, और जो टीचर एम हेमल थे वो बड़े ही सहानुभूति हो गए, ज्यादा हो गए, टू हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के प्रति, एंड टॉट हिज लेसन्स विद मोर पेशेंस, और बहुत ही धैर्य के साथ अपना चैप्टर पढ़ाया। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव, छात्र भी बड़े अटेंटिव, सावधानी पूर्वक हो गए, सावधान हो गए, इन देयर क्लासेस, अपनी क्लासेस में। द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बेंचेस, जो बेंचेस खाली रहती थी वहां पे गांव वाले भी बैठे थे, एंड हैड कम टू शो देयर रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल, regretted not going to school more than they did, और उसके बाद में वहां पे अपना सम्मान दिखाने आए थे अपने टीचर के प्रति, और इस दुख को जाहिर करने आए थे कि वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद द ऑर्डर आल्सो ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ द पीपल टुवर्ड देयर कंट्री, और आदेश से क्या हुआ, लोगों में अपने देश के प्रति और भावना भर गई भाई। एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी जो सजाती, नेटिव का मतलब सजाती है, जो अपनी खुद की भाषा है उसके प्रति उनके सम्मान बढ़ गया। There was a great general sadness, एक सामान्य सा दुख था वहां पे, about not being able to utilize the opportunities, यानी अपने जो अवसर थे उनका उपयोग नहीं करने का दुख था वहां पे, of learning French when it was easily accessible, जब वो आसानी से सीखी जा सकती थी उस समय वो अपनी भाषा नहीं सीख पाए, इस बात का दुख उनको था। ये अपने पास बदलाव आए थे बर्लिन से, यानी बर्लिन का जो आदेश था उसके कारण ये हुआ था, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज, यानी फ्रेंच की जो भावनाएं थी वो एमएमएल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे बदल गई, ये आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो, फ्रेंच's फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल अंडरगो ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट, यानी कहने का मतलब एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण शिफ्ट थी, एक चरण था भाई। इनिशियली, प्रारंभिक तौर पे, ही डिसलाइक्स एमएमएल, अपन शुरू में देखते हैं भाई वो एमएमएल को पसंद नहीं करता, चैप्टर में पढ़िए ना अभी। एंड द स्कूल, अपनी स्कूल को नहीं पसंद करता है। फाइंडिंग देम ए बर्डन, वो उसको वजन समझता है, वजन समझता है। हाउएवर, फिर भी व्हेन ही लर्न्स, जब वो जानता है इट्स
देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका अंतिम लेसन है फ्रेंच भाषा का। एम हेमल विल बी लिविंग, और एम हेमल जा रहे हैं। फ्रेंच डेवलप्स ए डीप एप्रिसिएशन फॉर हिज टीचर एंड द लैंग्वेज, इससे उसके अपने टीचर के प्रति भावना है वो बदल जाती है और अपने स्कूल के प्रति भावना बदल गई थी। यह प्रभाव पड़ा, इस तरीके से अपने पास वो जो फ्रेंच था उसका बदलाव होता है भाई। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, व्हाट चेंजेस केम ओवर फ्रेंच आफ्टर ही हर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट। जब उसने अपने एम हेमल का अनाउंसमेंट सुना था, ये अलग से क्वेश्चन है भाई, है ना, एडिशनल क्वेश्चन है, तो उस पे क्या प्रभाव पड़ा तो ये देख लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, व्हेन एम हेमल अनाउंस, जब एम हेमल ने अनाउंस किया दैट दिस वाज टू बी देयर लास्ट फ्रेंच क्लास इन ए ग्रिम रियलाइजेशन डाउन ऑन फ्रेंच that he could hardly write his language and now he was being deprived of the opportunity to learn it। ये बात उसके एक सीधी सी बात बता देता हूँ, थोड़ा बड़ी लाइन हो गई है। ये कहना चाहता है कि एम एम एल जब अनाउंस करते हैं कि उनका लास्ट लेसन है, तो फिर फ्रेंच जो था ना उसके मन में जो अपने ये उनके प्रति उदासीनता थी वो दूर हो जाती है, और उसे इस बात का दुख होता है कि वो मुश्किल से तो लिख ना पाया था, अब वो इसे लिख नहीं पाएगा। He felt very guilty of neglecting his classes and escaping school। उसे इस बात का बड़ा दुख होता है कि वो अपनी क्लास की अवहेलना करता था, स्कूल से बचता था। The thought of the losing his teacher, अपने टीचर को खोने का जो डर था, एम हेमल also pained him, इससे भी उसको बड़ा दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What was tempting friends to keep away from school that morning? उस सुबह फ्रेंच को क्या ललायत कर रहा था, क्या अपने पास आकर्षित कर रहा था स्कूल जाने के बजाय? तो देख लो भाई, हाँ यहाँ पे शुरू में बात भी थी। फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से था भाई, पता है अपन ने पढ़ा है। एम हेमल वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, और एम हेमल है पार्टिसिपल्स पर छात्रों को प्रश्न पूछने वाले थे। एंड फ्रेंच न्यू नथिंग, और फ्रेंच तो कुछ जानता ही नहीं था, है ना, आपकी तरह नहीं, आप तो बहुत समझदार हो रहे। एंड फियर्ड ए स्कोल्डिंग, और अपने डांट का डर था उसे कि उसे डांट पड़ने वाली है। द ब्राइट वेदर, जो चमकीला मौसम था, जो वुड्स यानी जंगल था, खेत फील्ड्स थे, एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, और जो पक्षियों की चहचहाट थी, वो टेम्पटेड हिम टू स्पेंड द डे आउटडोर्स, और ये जो सारी चीजें थी वो उसे स्कूल से बाहर रहने के लिए ललायित करती है, टेम्पटेड यानी आकर्षित करती है। नेक्स्ट आता है ये, व्हाई डिड एम हेमल राइट वाइब्ला ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पे वाइब्ला क्यों लिखा? ये प्रश्न वैसे भी आ सकता है, ध्यान में रखना, क्यों कि उसने अपने पास बोर्ड पे वाइब्ला क्यों लिखा था, ये ध्यान में रखना। इसका अर्थ बताता हूं देखो, बिफोर डिसमिसिंग द क्लास, यानी क्लास को डिसमिस करने से पहले, एम हेमल राइट्स, एम हेमल लिखते हैं वाइब्ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, ये ध्यान में रखना, यानी हमेशा जिंदा रहे, हमेशा उसका नाम रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड, अपने ब्लैक बोर्ड पे। ही वॉज एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक, एंड वो बहुत ही एक देशभक्त व्यक्ति था भाई। एंड ही डज दिस टू मेक द अल्सासियंस conscious that they had to safeguard their language, वो ये बताना चाहता था। अल्सासियंस का मतलब होता है अपने पास जो अल्सास के वासी थे, अल्सास जिले में जो रहने वाले थे, उनके लिए लिया गया भी कि वो अपनी भाषा के लिए सचेत रहे और उसको सुरक्षित रखे। एंड आइडेंटिटी अमंग देमसेल्व्स एज दिस वाज द की टू देयर प्रिजन, और वो ये चाहता था कि ये उनकी आजादी के लिए चाबी रहेगी अगर वो अपनी भाषा सीखेंगी तो। बात करते हैं नेक्स्ट आता है कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। ये भी आपके पास एडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये करेंगे अपन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 3 नंबर का आ सकता है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। एम हेमल इज पोर्ट्रेड एज ए पैशनेट, डेडिकेटेड एंड पेट्रियोटिक फ्रेंच टीचर, डीपली अटैच्ड टू हिज स्टूडेंट्स। अपने पास इसका एम हेमल का चित्रण किया गया है भाई, पैशनेट टीचर के रूप में, डेडिकेटेड टीचर के रूप में, और एक देशभक्त फ्रेंच टीचर के रूप में जो कि अपने छात्रों से जुड़ा हुआ है। एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, और अपनी फ्रांस जो भाषा थी उसके प्रति। ही
embodies a sense of duty, और उसके अंदर अपने पास एक ड्यूटी रहती है, regret उसके अंदर दुख रहता है, and emotions farewell as he faces his last day of the teaching in Alsace, और उसे इस बात का भी दुख महसूस होता है कि जब वो अपने अल्सास में अंतिम चैप्टर पढ़ाना चाहता है। एम हेमल इज स्ट्रिक्ट येट केयरिंग, हाँ बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे लेकिन केयरिंग टीचर थे। एम्फेसाइजिंग का मतलब दबाव देकर कहता है, द एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, और वो इस बात पे जोर देते हैं कि अपने पास शिक्षा कितनी जरूरी है। एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड feels personally responsible for the students lack of progress, और अपने आप को भी ब्लेम करता है। भाई इसका मतलब वो एक अच्छा टीचर था जो अपने आप को भी ब्लेम करता है कि मैंने भी बच्चों को सही नहीं सिखाया था, ये उसका कैरेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट आता है ये, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग देन रूल ऑफ पार्टिसिपल, सी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन वो 3 नंबर का, ये 2 नंबर का आ सकता है। द ब्राइट सनशाइनी डे, यानी चमकता हुआ दिन है। बर्ड्स चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स हो सकता है। द साइट ऑफ द exercising Prussian soldiers at all these seems to French to be more tempting than the rules of participles, और ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, यानी आप लोगों को ये जाता है कंप्लीट, यानी जो चैप्टर है वो आपके पास कंप्लीट कर लिया भाई, अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस के साथ, अपने एडिशनल क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप लोगों ने ये क्लास कंप्लीट देख ली है तो इस लेसन से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे अपना दूसरा चैप्टर लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।